गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम हाजिर हैं फिजिक्स लर्नर यूट्यूब चैनल पर आपके सामने अपने आगामी सीरीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं, विभाजन सूत्र से संबंधित जो अपने पास क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनको आज हम करेंगे। पीछे जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पार्ट पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूले वाला, उसको आप अच्छी तरीके से एक बार वापस देखें और समझें, और उसी से रिलेटेड अपने आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज का जो अपना क्वेश्चन है वो किस प्रकार का क्वेश्चन बनते हैं इसमें विभाजन सूत्र से संबंधित। तो अपना पहला क्वेश्चन ये है कि आपको वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदुओं ए जो कि 1,-5 है और बी जो कि -4,5 है, उसको मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, एक ऐसा अनुपात जो रेखाखंड ए बी जो बनता है उसको एक्स अक्ष से विभाजित होने से होता है। वापस आपके पास एक रेखाखंड ए बी बनेगा, उस पर एक्स अक्ष से विभाजित होने वाला कोई बिंदु अगर मान लीजिए है, तो वो उस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं साथियों। देखें, ये हो गया सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, रेखाखंड ए बी सबसे पहले बना लेना है। तो मैं रेखाखंड ए बी यहाँ नोट करने जा रहा हूँ। ये आपके पास कोई ए और बी बिंदुओं वाला रेखाखंड है जो कि ए बी है। ए के निर्देशांक आपके पास है 1,5 और बी -5। बी के जो निर्देशांक है वो आपके पास -4,5 है। अब क्या करना है, इस रेखाखंड को जो बना रहे हैं ए बी को, तो इस रेखाखंड को एक्स अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है ये देखना है। तो मान लेते हैं कि एक्स अक्ष का कोई ऐसा एक बिंदु सी है जो इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, और वो विभाजन का अनुपात भी हम पढ़ चुके हैं, क्या होना चाहिए, m1 अनुपात m2। मान लिया कि ये बिंदु जो C जो कि x अक्ष का बिंदु है, वो इस रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो बताइए C के निर्देशांक क्या होगा। ये हमने पूर्व में पढ़ा है कि x अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं, x, 0। देखिए, ये हमने C के निर्देशांक लिखे। क्यों? क्योंकि आपको सवाल में यही पूछा गया है कि जो ए और बी बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक रेखाखंड बनता है, और वो रेखाखंड जो है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से कैसे विभाजित होता है या किस अनुपात में विभाजित होता है। तो मैंने कहा भाई एक्स अक्ष का बिंदु सी है, और तो सी के निर्देशांक x, 0 ले लीजिए। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष का बिंदु है तो उस पर एक्स अक्ष का कोई बिंदु है तो एक्स निर्देशांक तो कोई ना कोई मान आएगा, लेकिन y का मान उस पर हमेशा 0 होता है। मैं आपको एक बार वापस डायग्राम बना के मैं समझा सकता हूँ। ये मान लीजिए निर्देशांक ज्यामिति में x और y एक्सिस होते थे, और यहाँ अगर x अक्ष पर कोई बिंदु लेते तो उसके निर्देशांक आपने पूर्व में x, 0 लिए हैं। ये हमने पहले पढ़ा है। इसी हिसाब से मैंने कहा कि भाई ए बी पर कोई बिंदु अगर x अक्ष से विभाजित होने वाला था तो उसके निर्देशांक x, 0 होंगे। अब चलिए अपन शुरू करते हैं, इसको आगे क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ क्या लिखते हैं अपना, माना कि रेखाखंड ए बी एक्स अक्ष के बिंदु सी जिसके निर्देशांक x, 0 है, एक्स अक्ष के बिंदु सी द्वारा m1 अनुपात m2 में विभाजित होता है। हमने क्या करा है, सबसे पहले एक बिंदु लिया था ना सी जो कि एक्स अक्ष पर था, तो हमने कहा भाई रेखाखंड ए बी को जो एक्स अक्ष वाला कोई बिंदु सी था ना, वो m1 अनुपात m2 में बांट रहा है। ये आपके सामने चित्र से भी स्पष्ट है। अब क्या करना है, अब आपको लगाना है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में हम क्या कर रहे हैं, विभाजन सूत्र के पूर्व में जो हम सूत्र पढ़ा था, यहाँ मैं विभाजन सूत्र भी लिख देता हूँ आपके लिए। विभाजन सूत्र से जब x का मान ज्ञात किया जाता था वो होता था m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। ये तो x का मान ज्ञात करने का था, और y का मान अगर हमें ज्ञात करना होता था वो क्या होता था, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। देखिए, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ना, तो आपको अगर कहे कि भाई एक कोई बिंदु है जो किसी रेखाखंड को अनुपात में बांट रहा है, तो वो अनुपात क्या होंगे, अनुपात नहीं देखे किसी बिंदु के निर्देशांक दिए हो। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बिंदु जैसे x का मान ज्ञात करने के लिए एक तो मान x का है एक y का होता है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ y वाले सूत्र का, देखिए आपके पास यहाँ ज्ञात मान कौन सा है, 0। y का मान ज्ञात है ना, तो हम y वाला मान यहाँ से रखते हैं। तो y बराबर क्या होगा वो देखें, y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। आपके सामने कुछ
फिर बिंदुओं के निर्देशांक दिख रहे हैं। अब आपको सबसे पहले किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, देखिए एक तो y की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ जो अपना क्वेश्चन था उसमें एक और बात नोट कर रहे हैं हम, यहाँ y का मान, y का मतलब क्या है, y का मतलब था कि इस सी में y का मान कितना था, वो ये हो गया है 0। फिर आपके पास m1 का मान आपको ज्ञात करना है, m2 का मान भी आपको ज्ञात करना है। अब देखिए x1 का मान आपके पास इसमें कितना 1, y1 का मान आपके पास कितना -5। इसी प्रकार इन बिंदुओं में x2 का मान कितना -4 और y2 का मान कितना है आपके पास 5। देखिए ए के जो निर्देशांक थे उनको हम x1 y1 कहते थे, बी के जो निर्देशांक है उनको हम x2 y2 कहते थे। तो ये रहा x1 का मान 1, y1 का मान -5, x2 का मान आपके पास -4 और y2 का मान 5। क्योंकि हमें जिन मानों की जरूरत है इस सूत्र में वो कौन कौन से मान है वो देखिए। एक तो आपको y की जरूरत पड़ रही है, तो ये y का मान है। सबसे पहले हम y का मान प्रतिस्थापित कर देते हैं, जो कि कितना है हमारे पास 0 है। m1 का मान हमें ज्ञात करना है, तो m1 को आपको है जैसा जैसा नोट कर लेना है। फिर इनटू में y2 है, तो देखिए y2 आपके पास यहाँ है, ये रहा y2। मैं y2 का मान लिख देता हूँ, कितना है आपके पास y2 का मान 5। फिर प्लस का चिन्ह है, m2 जो कि हमें ज्ञात करना है, अज्ञात है तो मैं ये m2 है जैसा जैसे लिख देता हूँ इनटू y1। y1 का मान आप इस चित्र को देखें, यहाँ देखें, यहाँ नोट कर रखा है आपने, y1 का मान कितना है आपके पास 5, तो -5, तो मैं यहाँ -5 नोट कर देता हूँ। और बट्टा में आपको पता है ये m1 बट्टा m2 है जैसा जैसा आ जाएगा आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ आगे क्या करना है उसको देखें। हमें क्या करना है, अब इसके बटा में 1 लिख के इसको वज्र गुणा करवाना होगा। थोड़ा मैं और सोल्व कर लेता हूँ। ये तो हो गया है 0/1, 5 को जब m1 से गुणा किया जाएगा तो आपके पास 5m1 आ जाएगा। ये प्लस का चिन्ह है जैसा जैसा, जब m2 को -5 से गुणा किया जाएगा तो -5 m2 आएंगे। और इसके बटा में मैं क्या लिख देता हूँ m1 + m2। अब हमें तिरछा गुणा इनको करके लिख देना है। तो मैं तिरछा गुणा करता हूँ इनको, देखिए क्या आएगा। जब इनको तिरछा गुणा करता हूँ 1 से, तो 1 × 5m1 यानी कि 5m1 हो जाएगा। और 1 × प्लस माइनस, ये एक बार साइन यहाँ बन रहा था, देखिए मैं वापस है जैसा जैसा ही लिख रहा हूँ, प्लस ये -5m2। यानी 1 को जब इस संख्या से गुणा करेंगे तो ये संख्या है जैसे जैसी आ जाएगी। और 0 को जब मैं m1 + m2 से गुणा करूंगा, यहाँ तिरछा गुणा किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो ये कितना हो गया है 0। क्योंकि 0 को जब किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है तो उत्तर कितना आएगा 0। अब देखिए 5m1 इसको गुणा करने पर आया था, और प्लस माइनस कितना बन जाएगा 5, और ये आ जाएगा m2 = 0। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और इसको देखिए यहाँ हल करते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 5m1 = 5m2 नोट कर रहे हैं। देखिए मैंने क्या किया है, जो माइनस का 5m2 था ना, उसको राइट हैंड साइड में मैंने पक्षांतरण कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। तो अब 5m1 = 5m2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। यहाँ मैं दोनों तरफ 5 से भाग दे रहा हूँ। 5 से भाग देने का मतलब यहाँ तो m1 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा m2, या ऐसा भी कह सकते हैं कि 5 से 5 कट जाएगा, हम दूसरी भाषा में इस प्रकार भी बोलते हैं। अब क्या करना है, देखिए साथियों, m2 का भाग दे रहे हैं, क्योंकि m2 का भाग देने से यहाँ तो बनेगा m1/m2 और यहाँ m2/m2 बनेगा। तो ये तो हो गया है m1/m2 और ये हो गया है 1/1, क्योंकि m2/m2 का मतलब 1। क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही ये पूछा गया था कि आपको एक एक्स अक्ष पर कोई विस्तृत बिंदु है जो कि रेखाखंड AB को विभाजित कर रहा है, तो उस बिंदु को विभाजित कौन से अनुपातों में करेगा ये बता, रेखाखंड को कौन से अनुपात में विभाजित करेगा। अनुपात का मतलब हमें m1 अनुपात m2 ज्ञात करना था। अब चाहे हम m1 अनुपात m2 लिखें या m1/m2 लिखें, ये दोनों एक ही बात है, इनका अर्थ एक ही होता है। यहाँ इसीलिए मैंने क्या किया था, m1/m2 का मान निकाला है, जो कि 1/1 आ गया। अर्थात मैं इसको कह सकता हूं कि अर्थात जो बिंदु स्टार्टिंग में आपने सी लिया था ना, अर्थात एक्स अक्ष वाला बिंदु सी रेखाखंड AB को कौन से अनुपात में विभाजित करेगा, आप आसानी से देख सकते हैं। बिंदु सी रेखाखंड AB को 1:1 में विभाजित करेगा। ये आपका सॉल्यूशन है। यानी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो क्वेश्चन अपना देखिए क्या कह रहा था, वापस हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि आपके पास क्या था, वह अनुपात ज्ञात करना था
जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। हमने बिल्कुल सबसे पहले ए और बी रेखाखंड में बिंदु दर्शाए, फिर हमने कहा बिंदु सी है जो कि एक्स अक्ष वाला बिंदु है, वो इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में बांट रहा है। फिर क्या किया है, हमने क्या y वाला मान लगाया। देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है, ये मैंने साइड में लिखा है। विभाजन सूत्र में मैंने y वाला मान इसलिए लिया है क्योंकि जो एक्स अक्ष वाला अक्ष पर जो बिंदु सी था ना, उसके निर्देशांक x, 0 थे और 0 हमारे पास ज्ञात मान था। x का मान तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसको छोड़ के y वाला सूत्र लगा दिया था और उसमें y के और सारे जो मान है वो रख दिए थे और निश्चित इसको आगे निश्चित बढ़ते हुए इनको हल करने का प्रयास किया है। और जैसे ही हल किया है तो आपके सामने इसका m1 बटा m2 का मान कितना आ गया, 1:1। कह दिया कि भाई ये जो बिंदु सी था ना एक्स अक्ष वाला, ये इसको 1:1 में विभाजित करेगा। अब आपके पास अब माइंड में ऐसा भी आइडिया आ सकता है कि सर एक्स अक्ष का मान, तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु था तो आपने x, 0 लिया, लेकिन कभी ऐसा आ गया जिसमें x और y दोनों के मान दिए हुए हो, तो हमें क्या करना है। तो देखिए आपको करना कुछ भी नहीं है, दोनों मानों में से जो मान आपको अच्छा लगे, या तो x वाला सूत्र लगाएं या y वाला सूत्र लगाएंगे, दोनों से वैल्यू की सेम आएगी m1 और m2 की, यानी m1 अनुपात m2 आएगा वो बराबर आएगा। और भी सवाल आपके माइंड में आ रहे होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए आगे बढ़ें। ये लीजिए, अब आपके सामने क्वेश्चन क्या आया है कि जो बिंदु ए और बी थे उनको जोड़ने से अगर कोई एक रेखाखंड बने, तो अब की बार जो बिंदु आपके सामने आ गया है कि भाई ऐसा बिंदु जो कौन सा है, -1,6, इसको बिंदु -1,6 है वो किस अनुपात में विभाजित करेगा। देखिए पहले क्या था, एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, अब की बार क्या पूछ लिया, तो -1,6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो आपका कंफ्यूजन यहाँ दूर होने वाला है। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपना सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं और लिखते हैं कि भाई अगर ऐसा कोई रेखाखंड ए बी है, तो मैं रेखाखंड ए बी को बनाते हुए इसके शीर्ष जो बिंदु है उनको नोट कर देता हूँ कि ए के निर्देशांक तो -3,10 है और बी के निर्देशांक मान लिया कि आपके पास कितने, 6,-8। अब क्या करना है, ये कह रहे हैं कि इसी रेखाखंड पर कोई बिंदु है, मैं उसको सी मान लूं, क्या दिक्कत है। इस रेखाखंड पर कोई बिंदु मैंने क्या ले लिया है, सी, और जिसके निर्देशांक क्या है आपके पास, -1,6। अब आपको पूछ रहे हैं बताओ उस बिंदु -1,6 से जो विभाजित हो रहा है ना, उसके निर्देशांक क्या है, यानी उसके विभाजन अनुपात किस सी है ना, वो किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो अपनी वही प्रक्रिया रहने वाली है कि मान लीजिए कि जो बिंदु सी था ना, वो इस रेखाखंड ए बी को m1 अनुपात m2 में बांटता है। तो ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक m1 और ये दूसरा वाला हो गया यहाँ से यहाँ तक m2। अब क्या करना, वही विभाजन सूत्र लगाना है। तो साथियों यहाँ लिख देते हैं, माना कि रेखाखंड ए बी को बिंदु सी माना है, जिसके निर्देशांक आपको दिए -1,6। माना कि रेखाखंड ए बी को बिंदु सी -1,6 है, m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। अच्छा ये भी नोट करना है, लीजिए। अब क्या होगा, अभी आपको स्पष्ट तौर से समझाया गया है कि आप अब चाहें तो x वाली वैल्यू लिखें और चाहें y वाली वैल्यू लिखें विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र और नोट कर देता हूं एक बार ताकि आपको याद हो जाए। विभाजन सूत्र क्या कहता था कि x का मान अगर, यानी ये बिंदु अगर c था, उसके निर्देशांक देखो पहले पढ़ा था ना हमने कि a है तो उसके निर्देशांक अगर x1 y1 हो, b के निर्देशांक x2 y2 हो, फिर इस पर कोई एक बिंदु रेखाखंड पर लें जिसके निर्देशांक x y हैं, तो इस x और y के निर्देशांक क्या आएंगे यदि ये m1 m2 में विभाजित हो। यही विभाजन सूत्र था ना। तो यहाँ x का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y का मान ज्ञात करने के लिए आपके पास जो था वो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। यानी हमें फॉर्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए, तभी हम प्रश्न में आगे बढ़ पाएंगे। फॉर्मूले को मैंने साइड में नोट कर दिया है और आपको भी नोट करना है। जब एग्जाम में आप क्वेश्चन करते हैं तो आप फॉर्मूला जरूर लिखें साइड में कि भाई हम इस फॉर्मूले को यहाँ यूज कर रहे हैं। तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ चाहे तो मैं x वाली वैल्यू रखूँ चाहे y वाली, जो अच्छी लगे वो वैल्यू रख सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले x वाले सूत्र से शुरू करता हूँ। यहाँ x बराबर क्या सूत्र होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2।
ये मान ज्ञात कर लिए। अब इसमें रखने के लिए आपके पास निर्धारित मान भी तो हैं। इन ये कौन कौन से मान है जिनकी आपको जरूरत पड़ रही है? तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको x की जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ एक बार मैं नोट कर देता हूँ। यहाँ x के जो मान होता है वो बिंदु C का पहला बिंदु मान, अच्छा यहाँ जो x है वो कितना है? -1 है। इस बिंदु का निर्देशांक यानी -1। फिर आपके पास जो अनुपात m1 है उसका मान आपको पता नहीं है, m2 का मान भी आपको पता नहीं है, यानी ज्ञात करना, ये दोनों अज्ञात है। अब x1 का मान कितना और x2 का मान कितना, ये आपको नोट करना है। तो देखिए x1 का मतलब होता है रेखाखंड a और b में जो पहला बिंदु a है ना, इस a में x का मान कितना है? वो x1 हो जाएगा, यानी कि -3। फिर दूसरा बिंदु बी है, उसमें x का मान कितना है? वो आपका x2 हो जाएगा, तो ये कितना है? 6। यानी x1 की वैल्यू आपके पास -3 आ गई है और x2 की वैल्यू आपके पास 6। पहले बिंदु में x का निर्देशांक x1 कहलाएगा, दूसरे बिंदु में x का निर्देशांक है वो x2 कहलाएगा, और ये मान आपको इस सूत्र में प्रतिस्थापित कर। तो देखिए x का मान मैं यहाँ रख रहा हूँ, कितना आ जाएगा? -1। ये वैल्यूज जो है इनकी आपको इस फॉर्मूले में जरूरत पड़ने वाली थी और इनको हमने अच्छी तरीके से, तो x के नीचे हमने क्या कर दिया? x का मान रख दिया -1। फिर m1 और m2 आपको पता नहीं थे, तो m1 इंटू x2 की वैल्यू देखिए ये रही 6, प्लस सूत्र का है m2 आपको पता नहीं, ज्ञात करना है, इन्हें अज्ञात था, और x1 जो कि आपके पास कितना है? -3। आसानी से मानों को रख दिया, बट्टा में आपके फॉर्मूले में m1 प्लस m2 आता है, उसको नोट कर देते हैं। इनको हल करते हैं और एक लाइन आगे बढ़ते हैं। जब m1 को 6 से गुणा किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? 6m1 आएगा, प्लस का चिन्ह है जैसा जैसा। m2 को जब 3 से गुणा करेंगे तो -3m2, बट्टा में क्या लिखा जाएगा? m1 प्लस m2। इनमें हमें कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे -1, ये हो गया आपका 6m1, प्लस माइनस जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस, और ये आ जाएगा 3m, बटा में क्या आ जाएगा? m1 प्लस m। अब आपके सामने आ गया कि इसको हल कैसे करें। हल करने के लिए हम क्या करते हैं? बट्टा में 1 लिखेंगे और वही तिरछा गुणा करना है। तो जब तिरछा गुणा करेंगे तो देखो आपको पता है कि ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा। कर लेते हैं, यानी 1 को हम किससे गुणा करने वाले हैं? 6m1 -3m2 से, और -1 को आप किससे गुणा करने वाले हैं? m1 प्लस m2 से। वज्र गुणा जिसको बोलते हैं, हमने वो प्रक्रिया यहाँ पर करी है। तो ये आ जाएगा आपका 6m1 -3m2, और ये आ जाएगा आपका m1 प्लस m2, क्योंकि एक को जब किसी भी संख्या से गुणा किया जाएगा तो वही संख्या आपकी नोट कर दी जाएगी। अब क्या करना है? यहाँ से देखिए आपके m1 और m2 में अलग अलग पद आए हुए ना, तो m1 वाले पदों को आप एक तरफ कर देवें और m2 वाले पदों को एक तरफ कर देवें। यहाँ हम कर रहे हैं पक्षांतरण, तो ये तो 6m1 हो गया है। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी अपने एक बार माइंड देखो मिस्टेक हो रही थी। क्या था? यहाँ -1 था। -1 का मतलब हो गया है ये जो संख्या थी आपकी, वो वापस नोट कर रहा हूं मैं। -1 को जब m1 से गुणा किया जाएगा तो -m1 आएगा, और -1 को जब m2 से गुणा किया जाएगा तो -m2, क्योंकि बाहर -1 था, ये ऊपर जो था ना -1। अब क्या कर रहे हैं? -m1 को हम जब इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का m1 बन जाएगा। 3m2 को जब बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो प्लस के 3m2 बन जाएंगे। यहाँ पर क्या है? माइनस का है, यानी उधर उसमें तो कोई छेड़छाड़ हमने करी नहीं है, जैसा था वही है, जो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन आपको नहीं करना, क्योंकि वो बिंदु पहले से ये जो मान था वो राइट हैंड साइड में था। जब लेफ्ट वाले को राइट की तरफ लेके गए हैं उसका चिन्ह केवल बदलेगा। तो 6m1 और m1 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 7m1, और 3m2 में से m2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2m2। अब आपको क्या ज्ञात करना था? m1 अनुपात m2। m1 अनुपात m2 या m1 बटा m2 एक ही बात है। तो यहाँ देखिए m1 बटा m2 का मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इसमें m1 m2 का भाग देना चाह रहा हूँ, तो ये 7m1 बटा m2 हो जाएगा, ये 2m2 बटा m2 हो जाएगा। m2 का दोनों तरफ भाग दिया है, तो ये क्या बन जाएगा? 7m1 बटा m2 बराबर 2। m2 का m2 में भाग एक बार जाएगा तो 2 ही बचेंगे। ये जो 7 थे वो ऊपर कहाँ चले जाएंगे? अब इस बार यहाँ देखिए
यानी कि M1/M2 जो बनेगा आपका, वो क्या बनने वाला है, 2/7, क्योंकि ये जो ऊपर वाली संख्या थी वो इधर वाली के बटा में जाएगी। अर्थात जब ये M1/M2 का मान 2/7 आया तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि हमने स्टार्टिंग में कहा था ना कि भाई ये बिंदु जो C है जिसके निर्देशांक -1,6 थे, वो इस रेखाखंड को 2:7 में विभाजित करने वाला है, यानी करेगा। यहाँ लिख देते हैं, अतः क्या चीज लिखेंगे, चीज वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग में मानी थी, उसमें केवल देखो अतः माना कि क्या आ जाएगा, अतः रेखाखंड AB को बिंदु जो C -1,6 है ना, वो M1/M2 की जगह आप क्या लिखेंगे, 2:7, क्योंकि M1/M2 का मान अब कितना आ चुका है, 2/7 या 2:7। तो वहां हम नोट कर देते हैं कि अतः बिंदु C रेखाखंड AB को 2:7 में विभाजित करेगा। यह आपका प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, यानी इस प्रश्न ने आप और इस प्रश्न को आप पूरा कर चुके हैं। ये विभाजन सूत्र से संबंधित यहाँ दो प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़े। एक तो यदि वो रेखाखंड एक्स अक्ष से या वाई अक्ष से विभाजित होता है तो कैसे करेंगे, और एक अगर आपको कोई एक बिंदु देके पूछे कि अब बताइए कि ये किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। ये इन दोनों प्रश्नों में आपने देख लिया है। चलिए थोड़ा सा एक पॉइंट और भी है कि इन प्रश्नों के अलावा भी इनमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड में पूछा गया है वो कैसे करेंगे, ये देखिए एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अब ये क्वेश्चन ये है कि यदि आपके पास अलग अलग प्रकार के 4 बिंदु दिए हुए हैं और कह दी जाए कि वो इसी क्रम में समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो फिर x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए एकदम नया क्वेश्चन आपके सामने, समांतर चतुर्भुज दे दिया है और फिर उसके शीर्ष दे दिए हैं। अब आपको पूछे बताओ भाई x और y के मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ आपके ट्रिक वही काम आने वाली है, विभाजन सूत्र ही काम में आने वाला है। विभाजन सूत्र में कैसे होगा, क्या होगा, तो ये देखते हैं। सबसे पहला अपना काम क्या रहेगा, हम करेंगे समांतर चतुर्भुज बनाने वाली विधि। समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए देखिए क्या करना होगा आपको, यहाँ एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं। क्या आपका समांतर चतुर्भुज बन गया। अब क्या करना है आपको, इसके जो शीर्ष दिए हुए हैं उनको हम ABCD मान के नोट कर लेते हैं। तो देखिए इसका मान लीजिए पहला शीर्ष जो A है ना, उसके निर्देशांकों को नोट करते हैं हम 1,2। फिर दूसरा बिंदु जो B था उसको नोट करते हैं, वो क्या दे रखे हैं आपके 4, y दे रखा है। फिर जो इसका तीसरा शीर्ष है वो क्या दे रखा है आपको x,6 दे रखा है। और इसी प्रकार जो लास्ट में आपका बिंदु D है ना, उसको दे रखा है इसने 3,5। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा भी गया है। अब कह रहे हैं यदि ये जो बिंदु थे ना वो इसके शीर्ष थे, इनको नोट कर दिया। अब क्या होगा, इसमें कैसे x और y के मान ज्ञात करें, ये अपने लिए पॉइंट है। तो बिल्कुल साथियों देखें, हमने कुछ समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म पढ़ रखे हैं। समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणधर्म ऐसे होते हैं कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है इसके गुणधर्म, जो विकर्णों की प्रॉपर्टी है या विकर्णों का गुणधर्म है। वो विकर्णों का गुणधर्म क्या है इसके बारे में देखते हैं। चलिए यहां से हम इसके विकर्णों को बताने का प्रयास करते हैं। विकर्ण कौन कौन से हैं, एक तो विकर्ण है आपका A से लेकर C वाला, और एक विकर्ण है जो कि B से लेकर D वाला। ये दो इसके विकर्ण है। समान चतुर्भुज के जो विकर्ण है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी यहाँ पर देखिए A और C तथा B और D दोनों विकर्ण है, वो किसी एक बिंदु जो कि आपका यहाँ है, ये कटान बिंदु O कह देते हैं, ये इस बिंदु पर परस्पर समद्विभाजित होते हैं। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि जो AC का मध्य बिंदु O है वो ही BD का मध्य बिंदु है। अर्थात यहां हम क्या नोट करने जा रहे हैं, देखिए सॉल्यूशन करते हैं और सबसे पहले नोट करते हैं। हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं उसके बारे में नोट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है ना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
अच्छा, ये प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, आपने पढ़ रखा है ना। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपके पास एसी और बीडी है, ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ा था ना कि भाई जो एसी का मध्य बिंदु है वही बीडी का मध्य बिंदु है, यानी मध्य बिंदु की बात आ गई है। विभाजन सूत्र में अपने एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पढ़ी थी मध्य बिंदु सूत्र वाली, यहाँ मध्य बिंदु सूत्र लगने वाला है। तो अब यहाँ हम नोट भी कर देते हैं। इसका मतलब ये है भाई कि अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं ना, तो जो एसी का मध्य बिंदु है, यानी एसी का जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक जो है ना, वो ही विकर्ण बीडी का मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। क्या समझे? एसी का जो मध्य बिंदु है वो क्या बीडी का मध्य बिंदु भी होगा। तो मध्य बिंदु क्या सूत्र होते हैं वो यहाँ मैं एक बार साइड में नोट करता हूँ। हमने पढ़ लिया है कि मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो ये होता है मध्य बिंदु सूत्र, यानी जिसके मध्य बिंदु का मतलब है एक्स निर्देशांक होते हैं वो x1 + x2 बटा 2 होना चाहिए, और y निर्देशांक है वो y1 + y2 बटा 2। हमने पढ़ लिया ना पीछे, वही हम यहाँ नोट करने वाले हैं। अब देखिए एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु का मतलब है ये आपका एसी विकर्ण रहा, ये मान हो गया x1 का 1 और x2 की जगह x, यहाँ हो गया आपका 1 + x बटा 2, यानी x1 + x2 बटा 2, और y के लिए हो जाएगा 2 + 6, यानी y1 + y2 यानी होता ना, तो ये हो जाएगा 2 + 6 बटा 2। इसी प्रकार आपके सामने बीडी का मध्य बिंदु निकालना है, ये रहा बीडी, ये x1 का काम करेगा, ये x2 का लिख देते हैं, ये 4 + 3 बटा 2 बनेगा, और ये y1 + y2 का मतलब y + 5 बनेगा, बट्टा में क्या बन जाएगा 2। वाह, क्वेश्चन हो गया आसानी से। अब यानी आपने एसी और बीडी के दोनों के जो मध्य बिंदु थे ना उनको बराबर लिख दिया, क्योंकि इसका गुणधर्म है और ये हमने ऊपर नोट करा है। तो इनको हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो जाएगा 1 + x बटा 2, और ये हो जाएगा 6 और 2 8 बटा 2। इसी प्रकार ये बनेगा आपका 4 और 3 7 बटा 2, और ये बनेगा y + 5 बटा 2। क्वेश्चन कितना अच्छा है देखिए। अब क्या होगी, दोनों तरफ x और y निर्देशांकों की तुलना हो जाएगी। तो यहाँ जब x के आपस में बराबर होंगे तथा y वाले मान आपस में बराबर होंगे, यहाँ इसका मतलब ये है कि जो 1 + x बटा 2 है ना वो इधर वाले x निर्देशांक के बराबर होगा, तथा जो इधर 8 बटा 2 है y, इसका y निर्देशांक वो इधर वाले के y निर्देशांक के बराबर होगा, पीडी वाले के। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1 + x बराबर 7, तो x का मान आ जाएगा 7 - 1 जो कि कितना होता है 6, यानी x का मान आपके पास 6 आ गया है। इसी प्रकार इनमें देखें 2 से 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा भाई 8 बराबर y + 5 बचने वाला है। 5 को बराबर के इस तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो ये 8 - 5 हो जाएगा, और 8 - 5 कितना होता है 3, यानी y का मान 3, अर्थात y बराबर 3। वापस देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज था जिसके शीर्ष आपको दिए हुए थे। आपको कहा गया कि इसमें x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज का चित्र बनाते हैं, उसके शीर्षों को नोट करते हैं, फिर हम समांतर चतुर्भुज का एक सबसे इंपॉर्टेंट गुणधर्म जो इस क्वेश्चन में काम आता है उसको नोट करेंगे कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो परस्पर क्या करते हैं समद्विभाजित। समद्विभाजित करने का मतलब क्या होता है वो यहाँ नोट कर रहे हैं कि एसी का जो मध्य बिंदु होगा वो मध्य बिंदु किसका है बीडी का, यानी उसके जो दोनों के बिंदुओं कटान बिंदु है ना वो सेम है, उनके निर्देशांक बराबर हैं। तो फिर हमने यहाँ मध्य बिंदु सूत्र लगा दिया, और मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है वो मैंने आपके साइड में नोट किया है। आप जब भी क्वेश्चन करें तो सूत्र अवश्य लिखेंगे, हमने यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग किया है और हमने इजीली एक्स और वाई के मानों को ज्ञात कर लिया है। यही आपका जो सवाल है कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, पूछा भी गया है। अब मेरे हिसाब से इस प्रश्न में आपके कोई समस्या नहीं रहने वाली है। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए लगातार हमारे चैनल पर आप बने रहें। अब ये जो है इसका अंतिम जो अपना टॉपिक बचेगा जो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।